Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will continue with our sixth lecture of FSI. In this lecture we will discuss the Food Safety and Standards Act of India 2006. इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रोविजंस फॉलो होते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से सेक्शंस हैं और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसएस के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा जो FSI है वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMask 100A। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID दैट इज EduMask 100A। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया 2006 में हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। कब? 23 अगस्त 2006 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम क्या था? इट इज़ टू वॉच और टू रेगुलेट द फूड बीइंग पुट आउट एंड टू चेक इट फॉर द सेफ्टी ऑफ कंजम्पशन। मतलब इसका काम क्या था कि जो हम फूड लेके आते हैं या जो भी सर्व किया जाता है कंज्यूमर को, उसको चेक करना, उसकी सेफ्टी को देखना कि वो जो कंज्यूम हो रहा है वो सेफ और हाइजीनिक और सैनिटाइज है प्रॉपर, और मतलब उसमें कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने का काम था FSS का। ओके इसको इम्प्लीमेंट होने से पहले, मतलब ये जो एक्ट है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को इम्प्लीमेंट होने से पहले इंडिया में बहुत सारे और भी फूड एक्ट्स थे जो 2006 से पहले फॉलो अप किए जाते थे। तो ये सारे एक्ट इसमें मेंशन है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट इन 1954, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, वेजिटेबल एंड ऑयल कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 1992। तो ये सारे जो एक्ट हैं ये फॉलो अप किए जाते थे बिफोर द FSS एक्ट जो कि 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अब हमारा आता है कि प्रोविजंस जो हमारे फॉलो किए जाते हैं, जनरल प्रोविजंस जो फॉलो किए जा रहे हैं FSS एक्ट के अंदर। सबसे पहला क्या आता है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस रेगुलेशन मेड। जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग जो एड है हमारा, वो अगर हमारे रूल्स और रेगुलेशंस में मेंशन नहीं है और उसके अकॉर्डेंस में नहीं है तो वो एडिटिव हमारा फूड आर्टिकल के अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कोई भी फूड एडिटिव या फूड प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते किसी भी फूड के अंदर अगर वो हमारा जो FSS एक्ट आता है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो। क्लियर? उसके बाद सेकंड आता है हमारा कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी कंटेमिनेंट नेचुरल और अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस और टॉक्सिन और हार्मोन और हैवी मेटल इन एक्सेस। मतलब कोई भी जो हमारा आर्टिकल है, फूड आर्टिकल है, उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नेचुरल अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो मतलब नेचुरली अकर कर रहा है उस तरीके का कोई भी हम, या फिर कोई हैवी मेटल जो है जो कि हमें मतलब हमें हार्म पहुंचा सकता है, कंज्यूमर को हार्म पहुंचा सकता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ क्या है उसके अंदर, उस फूड आइटम के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करे, कैसे भी टॉक्सिक हो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, ऐसा फूड आइटम जो है उसको हम सेल नहीं कर सकते और ऐसा कोई भी फूड आइटम क्या है आगे प्रोसेस नहीं किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फंबिगेंट्स रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता आर्टिकल, किसी भी फूड आर्टिकल के ऊपर, एक्सेप्ट इसके जो हमारे फ्यूमिगेंट्स हैं, फ्यूमिगेंट वो फ्यूमिगेंट जो कि हमारे अप्रूव्ड है या रजिस्टर्ड हैं अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। मतलब जो भी फ्यूमिगेंट्स हमारे अप्रूव्ड हैं थ्रू दिस एक्ट वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली हमारे फूड आर्टिकल्स के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रॉपर हमें जो प्रोविज़न है वो फॉलो करना पड़ेगा, हमें रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं, एल्स हम ऐसा फूड आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट सेल और डिस्पैच और डिलीवर to any agent or broker for the purpose of sale any packaged food product which are not marked and labeled in the manner as may be specified by the regulations। मतलब कोई भी आदमी ऐसे फूड प्रोडक्ट को ना तो मैन्युफैक्चर करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना बेचेगा, ना किसी को डिलीवर करेगा, किसी भी एजेंट को, जिसकी जो पैकेजिंग है, जो फूड हमारा जो पैकेज है वो फूड पैकेजिंग जो है वो मार्क और लेबल ना हो, किस तरीके से, जिस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग।
उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि कोई भी जो हमारा एफबीओ है वो ये इंश्योर करे कि जो लेबलिंग और जो हमारी जो पैकेजिंग है फूड की या फिर जो प्रेजेंटेशन है फूड की, चाहे वो शेप है, अपेरेंस है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, तो जो मटेरियल हमारा पैक हो रहा है उस वो हमारा जो कंज्यूमर है उसको मिसलीड नहीं करना चाहिए, मतलब उसको एक तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। जो प्रॉपर जो लेबलिंग और जो पैकेजिंग है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जिस हिसाब से मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जैसी पैकेजिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है या धोखे में रख रहा है किसी कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये अश्योर करना किसका काम होता है? फूड बिजनेस ऑपरेटर का काम होता है कि जो लेबलिंग है, ठीक है, जो फूड का जो प्रेजेंटेशन है, जो उसकी शेप है, जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी पैकेजिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर के साथ, ठीक है, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी अनफेयर ट्रेड में मतलब इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंगेज नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहा हो, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन अगर ऐसे उसमें होता है तो उसको पेनल्टी मिलेगी, मतलब उसको उस चीज़ के लिए पेनल्टी भोगनी पड़ेगी, क्लियर। कोई भी पर्सन जो है वो अनसेफ, मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड फूड को इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक्सट्राजेनियस मैटर होगा, ऐसा कोई भी फूड जो है वो कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी पर्सन उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, अदरवाइज ही हैव टू पे द पेनल्टी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा every food business operator shall ensure that the article of food satisfy the requirement of this act। जो इस एक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है फूड जो हमारे फूड सेफ्टी या स्टैंडर्ड्स को मेजर करके हमें जो भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के अंदर, अगर उसको फॉलो किया जा रहा है तो ही इस चीज़ को इम्पोर्ट कर सकते हैं या कोई भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये चीज़ अश्योर करना फूड बिजनेस ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड वो सेल कर रहे हैं वो सारा जो FSX एक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ओके। उसके बाद आता है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो एक ऐसे आदमी को मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा या उसको ऐसे को काम पे नहीं रखेगा जो भी किसी भी इन्फेक्शियस, कंटेजियस या ऐसी किसी भी डिजीज से वो मतलब सफ़र कर रहा है, क्लियर। तो ये काम फूड बिजनेस ऑपरेटर का है कि वो किसी को भी ऐसे को एम्प्लॉयमेंट ना दे, ऐसे पर्सन को जो किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस डिजीज, कंटेजियस डिजीज, कैसी भी जो डिजीज है, अगर कोई भी पर्सन ऐसे सफ़र कर रहा है किसी भी डिजीज से तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी एज अ फूड वेंडर या फिर एज अ फूड ऑपरेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर, क्लियर। अब हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे फूड के जो टर्म्स हैं उसमें यूज़ की जा रही हैं, जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के टर्म्स में यूज़ की जा रही है, कई बार हमारी यूज़ भी हुई है, तो उनको देख लेते हैं। तो प्राइमरी फूड क्या होता है हमारा? प्राइमरी फूड वो आर्टिकल है जो कि हम जो ग्रो कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब जो नेचुरल फॉर्म में है हमारा, जो हैंड पिक्ड है, जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि जैसे रॉ जो हमारा फ्रूट्स होते हैं वो और जो प्रोसेस्ड होते हैं, है ना, उनमें क्या डिफरेंस है कि एक प्राइमरी फूड वो होता है जो जिसपे कोई भी हमारा फूड को प्रोसेस नहीं किया जाता है ना। तो प्राइमरी फूड हमारा कौन सा है? जो आर्टिकल ऑफ फूड हम एकदम रॉ निकाल रहे हैं, नेचुरल स्टेट में ले रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी फूड होता है, ठीक है। जो हम फार्मर जो है वो मतलब फील्ड से लेके आ रहा है उसको हम कहते हैं रॉ, जिस पे ये ग्रोइंग, रेजिंग, कल्टीवेशन, पिकिंग, हार्वेस्टिंग, कलेक्शन और कैचिंग हो रहा है, ठीक है, ये होता है प्राइमरी फूड। उसके बाद सेकंड है हमारा क्लेम। क्लेम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, आपको पता होगा क्लेम एक नेचुरल मतलब ऐसे यूज होने वाला वर्ड है, एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसको नॉर्मली हम यूज करते हैं। क्या है क्लेम करना? क्लेम करने का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ में पर्टिकुलर क्वालिटी है और उसके लिए हम अश्योरेंस दे रहे हैं, है ना। तो क्लेम का मतलब होता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट, सजेस्ट और इम्प्लाइज, मतलब जो ये बताता है दैट अ फूड हैज़ पर्टिकुलर क्वालिटीज़, कि उसके अंदर पर्टिकुलर क्वालिटीज़ है रिलेटेड टू इट्स ऑरिजिन, कि वही कैसे ऑरिजिनेट हुआ है, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, उसका नेचर, उसकी प्रोसेसिंग, कंपोजिंग और बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो क्लेम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना, इम्प्लाई करना कि भाई हाँ ये तो ये चीज़ ऐसे है, किसी चीज़ के बारे में एक तरह से पूरा स्टेटमेंट देना, ये होता है क्लेम करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रेनियस मैटर। तो एक्सट्रेनियस मैटर जो है हमारा वो क्या है कि जो भी हमारा एक फूड आर्टिकल है, मान लो वो नेचुरल स्टेट में है, प्राइमरी फूड है, उसके अंदर हमारी कोई भी क्वालिटी अगर ऐड की जा रही है तो उसको हम एक्सट्रेनियस कहते हैं। मतलब एक तरह से जो आप ये मान लीजिए या तो वो कैरिड आउट हो रही है थ्रू रॉ मटेरियल या फिर पैकेजिंग के टाइम पे या फिर प्रोसेस्ड सिस्टम के टाइम पे या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सट्रेनियस मैटर हो जाता है। मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई चीज़ हम किसी फूड आर्टिकल के अंदर कंटेन कर रहे हैं जो कि या तो रॉ मटेरियल से कैरिड किया गया है, लिया गया है, या पैकेजिंग मटेरियल से या प्रोसेस सिस्टम के थ्रू जबकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो ये होता है हमारा एक्सट्रेनियस मैटर, ओके।
नेक्स्ट है हमारा फूड एडिटिव। फूड एडिटिव क्या होता है कि जो हम इंटेंशनल मतलब कि अपनी मर्जी से हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, किस चीज़ में, कि जो फूड है हमारा उसमें किस पर्पज से, कि भाई हम उसको, जैसे हम प्रेजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, है ना, इसलिए कि हमारा जो फूड है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि नेचुरल स्टेट में हमारा फूड क्या है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो कई बार हम फूड एडिटिव्स ये ऐड करते हैं जस्ट फॉर द कि लॉन्ग टर्म के लिए, हम उसको लॉन्ग लाइफ दे पाएँ उसके लिए। तो हमारा जो एडिटिव ऐड करने का जो पर्पस है वो ये है कि हम अपने जो फूड है उसको ट्रीट कर रहे हैं विद सम एडिटिव, जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा हो सके, ठीक है। और इसका पर्पस होता है ये जो यूज़ किया जाता है वो कब है, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रिपरेशन में, ट्रीटमेंट में, पैकेजिंग में, ठीक है, पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट में। तो ये कहीं पे भी कभी भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू फूड हम देखेंगे कि कब हम इस फूड एडिटिव को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है उसका मतलब ये होता है कि फूड बिजनेसेस जिसमें कि एक पर्सन जो है वो एक ऐसे बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है या ऐसे बिजनेस को ओन करता है जिसमें कि हमारा उसका जो मतलब जो बिजनेस है वो फूड से रिलेटेड है, और ऊपर से वो सारे जो एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो भी हैं उनको फॉलो अप कर रहा है, जो FSS एक्ट के थ्रू जो फॉलो अप किए जाने हैं उनको फॉलो अप करके अपने जो बिजनेस है, फूड बिजनेस जो है उसको ऑपरेट कर रहा है। तो वो होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर, है ना। तो ये फूड बिजनेस से रिलेटेड है, एकदम सिंपल सी टर्म में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है द एडॉप्शन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड सच अदर प्रैक्टिसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस फॉर द फूड बिजनेस। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि मैनेजमेंट है एक तरीके का, देखो सिस्टम भी है मैनेजमेंट भी है, दो वर्ड आगे ना। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें कि जो मैनेजमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो कि हमारा जो फूड सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो हमें या तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फूड की, या हम पैकेजिंग कर रहे हो, या हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, या हम फूड को ट्रीट कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो हमें हमेशा उसकी फूड की सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, हजार्ड एनालिसिस करना है कि भाई हमारा प्रॉपर एक तरह से जो फूड सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जाए, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कि भाई हमारा जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर वो किस तरीके की क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारी फूड सेफ्टी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हम फूड सेफ्टी को मैनेज कर पाए। उसके बाद हमारी टर्म यूज होती है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन किसका, फूड अथॉरिटी का चेयरपर्सन, ठीक है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है हमारा वो हमारा अपॉइंटेड होता है थ्रू आर सेक्शन 30, ठीक है। ये हमने अपने MCQs में भी देखा था। उसके बाद आता है हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये अपॉइंट होता है हमारे अंडर सेक्शन 36। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ज़रूर, ठीक है। तो इसको ध्यान से मतलब अच्छे से पढ़ लेना। आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी इन द कोर्स, उसमें आप इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं ना, अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट का मतलब होता है एनालिस्ट जो अपॉइंट किया जाता है थ्रू द सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंदर हमारा फूड एनालिस्ट आता है, सेक्शन 36 के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आता है, सेक्शन 30 के अंदर हमारा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आता है, सेक्शन 37 के अंदर हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है। उसके बाद हमारे जो इम्प्रूवमेंट जो नोटिस लगाया जाता है, ठीक है, जो नोटिस जो हमारा इशू किया जाता है वो कौन से सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन 32 के अंदर होता है अंडर FSS एक्ट, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस मींस लाइसेंस जो ग्रांट किया जाता है हमारा वो किसके अंदर किया जाता है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 31 के अंदर ग्रांट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम देखते हैं सेक्शंस के बारे में। तो सेक्शंस, हम सारे सेक्शंस को इन डिटेल नहीं देख रहे हैं, वन बाय वन नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मेजरली किन किन सेक्शंस में क्या क्या हमारा मेंशन है और क्या क्या डिफाइन किया है। तो सबसे पहला अब हमारा आता है प्रिलिमिनरी, जिसमें कि फर्स्ट से थर्ड सेक्शन तक हमारा इंक्लूडेड है। तो द सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टाइटल्स, जो शॉर्ट टाइटल्स है वो इसके अंदर आते हैं, एक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद कमेंसमेंट, किसी चीज़ को शुरुआत जो होगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कैसी कि भाई कोई भी चीज़ डिक्लेयर करी जा रही है जो कि यूनियन के अंडर आती है, ठीक है, यूनियन के कंट्रोल में है तो वो, और बाकी की जितनी भी डेफिनेशंस हैं हमारी वो सारी सेक्शन 1 to 3 के अंदर डिफाइन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, फसाई, वो 4 से 17 तक इसमें बताया गया है। मतलब 4 से लेकर 17 सेक्शन जो है हमारा उसके अंदर फसाई को ही डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया। अब इन सेक्शंस के अंदर क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो कि फसाई जो है वो एस्टेब्लिश कैसे हुआ है या किन सेक्शंस के थ्रू हमें बताया गया है। 4 से 17 सेक्शन के थ्रू बताया गया कि फसाई हमारा एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो कि
हमारे किसी भी चीज़ को अपॉइंट करने में, जैसे चेयरपर्सन को, चेयरमैन को हमारे को अपॉइंट करने में, उसके रिमूवल में, जो मेंबर्स हैं हमारे ऑफिस के, उसकी जो उनका जो टेन्योर कैसा होगा, और बाकी की जितनी भी ऑफिसर्स हैं हमारे और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में जो मेंशन्ड है वो 4 से 17 तक के सेक्शन में मेंशन्ड है। फसाई की जितनी भी डिटेल्स हैं वो 4 से 17 तक मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। जनरल प्रिंसिपल जो फूड सेफ्टी के अंदर फॉलो अप किए जाते हैं वो आते हैं हमारे सेक्शन 18 के अंदर। उसके बाद हमारे सेक्शन 19 से 24 के अंदर क्या आता है, जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ फूड। मतलब जो हमारे फूड आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो प्रोविजंस फॉलो अप किए जाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 19 से 24 तक जो सेक्शन है उसमें आते हैं। तो ये सेक्शन stipulates that no article of food shall contain contaminants, naturally occurring toxic substance or toxins or heavy metals, hormone or heavy metal, insecticides, pesticides, veterinary drugs, residues, एंटीबायोटिक रेजिड्यूअल, सॉल्वेंट रेजिड्यूज। तो मतलब ये सारी जो वर्ड्स मैंने अभी लिए ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि जो फूड आर्टिकल्स है हमारा उनके अंदर ये सब्सटेंस नहीं होने चाहिए। ये हमें मेंशन किया गया है इन दी सेक्शंस 19 to 24। तो मतलब हमारे जनरल प्रोविजंस जो फॉलो किए जाएंगे फॉर द आर्टिकल ऑफ फूड की जो हमारा फूड आर्टिकल है वो किस तरीके का होना चाहिए कंज्यूम करने के लिए, उसमें क्या क्या जो हमारा मटीरियल है या जो मेटल है या जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो इसमें मैंशनड है। क्लियर। उसके बाद सेक्शन 25 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो प्रोविजंस लिए जाते हैं रिलेटिंग टू इंपोर्ट की, किस तरीके का फूड आर्टिकल जो है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में डिस्कस की गई हैं, सेक्शन 25 में डिस्कस की गई हैं। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 26 से सेक्शन 28 में हमारा डिस्कस किया गया है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के लिए जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को इंश्योर करनी पड़ती हैं वो किसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, हमारा सेक्शन 26 से लेकर 28 के अंदर। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर टू इंश्योर दैट द आर्टिकल ऑफ फूड सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ द एक्ट। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, फूड बिजनेस ऑपरेटर की बनती है कि वो ये इंश्योर करे जो भी वो फूड आर्टिकल सेल कर रहा है या जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है एक्ट की या रूल्स और रेगुलेशंस जो एक्ट के अंदर आते हैं उन सबको फॉलो करता हो। ठीक है, ये सेक्शन 26 से 28 में बताया गया। उसके बाद 29 से लेके 42 तक हमारा जो ये सेक्शन है इसके अंदर बताया गया कि जो एक्ट है वो किस तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, फॉलो अप कैसे किया जाएगा, एनफोर्स कैसे किया जाएगा। तो दीज सेक्शंस डील विद द एनफोर्समेंट रिलेटेड प्रोविजंस इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ों को देखना। उसके बाद स्टेट फूड अथॉरिटी जो है उसके बारे में मतलब वो कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करेंगी एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट की, मतलब जब फूड सेफ्टी को इंश्योर करना होगा हमें तो किस तरीके से हमारा जो एक्ट है वो किस तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेसेस। मतलब हमें अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है उसको अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस फॉलो अप किए जाएंगे। उसके बाद हमें किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर लाइसेंस देना है उसको रजिस्टर्ड करना है उसके बारे में हमें क्या प्रोविजंस लेने हैं। हमें इम्प्रूवमेंट नोटिस जो निकालना है वो मतलब किस तरीके से कैसा नोटिस हमें फॉलो अप करना है, कैसे इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्रोहिबिशन ऑर्डर, किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करना है, किसी चीज़ पे रोक लगानी है उसके जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे। उसके बाद इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस एंड ऑर्डर्स की मतलब इमरजेंसी में हमें किसी चीज़ पे रोक लगानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंशन्ड है हमारे सेक्शन 29 से लेके 42 के बीच में कि एक्ट के जो भी एक्ट है वो किस तरीके से एनफोर्स किया जाएगा हमारे फूड आर्टिकल्स पे या फिर जो भी हमें पोस्ट हमें एक तरह से फुलफिल करनी है। हमें जैसे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अपॉइंट करना है, हमें किसी को लाइसेंस देना है, ठीक है, हमें इम्प्रूवमेंट नोटिस निकालना है, हमें किसी फूड आर्टिकल पे रोक लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, सेक्शन 29 से 42 के अंदर आती हैं। अच्छे से ध्यान रखना। अभी हमने जो पीछे सेक्शंस देखे थे जो मेन थे जो कि हाईलाइटेड थे एक तरह से है ना, वो सारे सेक्शंस इसी के अंदर आ रहे हैं क्योंकि उनमें एनफोर्समेंट ही हो रहा है, एक्ट का जो एनफोर्समेंट है वही हो रहा है कि एक्ट जो है वो लागू हो रहा है। तो सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 42 तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनको इन डिटेल याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा एनालिसिस ऑफ फूड। एनालिसिस ऑफ फूड जो है वो हमें सेक्शन 43 से सेक्शन 47 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारा। द सेक्शंस कंटेन द प्रोविजन, इसके अंदर हमें जो ये हमारे सेक्शन है इसके अंदर हमें ये प्रोविजन बताया गया है कि किस तरीके से हमें जो रिकॉग्निशन या एक्रेडिशन जो है लेबोरेटरीज का वो करना है या फिर हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो भी हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं या फिर जो हमारी फूड टेस्टिंग करती हैं हमारी जो लेबोरेटरीज, उनके बारे में जो मेंशन है कि किस तरीके का प्रोविज़न फॉलो अप किया जाएगा वो कहाँ पे है, सेक्शन 43 से 47 के बीच में। ठीक है,
उसके बाद हमारी फूड एनालिस्ट, फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट, प्रोविजन फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ फूड, ये सारा मेंशन है हमारा 43 से 47 सेक्शन में। मतलब एनालिसिस ऑफ फूड से रिलेटेड जो भी बात होगी वो सेक्शन 43 से सेक्शन 47 के बीच में की गई है, ठीक है। चाहे उसके लिए हम फूड एनालिस्ट ऑफिसर की बात कर रहे हो, या हम सैम्पलिंग और एनालिसिस ऑफ फूड की बात कर रहे हो, या हमारी जितनी भी लैब्स हैं उनके बारे में हम बता रहे हो, वो सारी चीज़ें हमारे सेक्शन 43 से 47 में बताया गया। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 48 से 67 के बीच में। हमारे सेक्शन 48 से 67 के बीच में हमारा बताया गया है ऑफेंसेस और पेनल्टीज। मतलब अगर कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी फूड आर्टिकल गलत तरीके से बेचा जा रहा है, या उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है, या कोई भी जो हम मतलब लॉ एंड ऑर्डर में हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एफएसएस एक्ट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं उसके बियॉन्ड जाके हम चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सेक्शंस बताते हैं कि जो ऑफेंस और पेनल्टीज हैं, मतलब फूड को गलत तरीके से सेल करने की, या फिर जो उसकी क्वालिटी चाहिए, डिमांडेड है, उस तरीके से उसको सेल नहीं किया जा रहा, तो फिर जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज लगेंगी वो हमारी मेंशन्ड है सेक्शन 48 से 67 के बीच में। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन एंड फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है कि किस तरीके से फॉलो अप किया जाएगा, क्या क्या ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती हैं, किस तरीके से अथॉरिटीज़ वर्क करेंगी, ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 68 से 80 के बीच में मेंशन है। तो सेक्शंस अथॉराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई द एजुकेटिंग ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर ही इन्हीं सेक्शंस के थ्रू हमें ये अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो नोटिफाई करे या फिर अपॉइंट करे किसको, एजुकेटिंग ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला तो ये है। उसके बाद इट डिफाइंस द पावर्स टू कंपाउंड ऑफेंसेस, द पावर ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एंड प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो इसके अंदर यही है कि सबसे पहले तो एजुकेटिंग ऑफिसर हमारा अपॉइंट होगा, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मतलब अपॉइंट करेगी, वो मेंशन्ड है। उसके बाद ये कि पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, कि क्या क्या जो ऑफेंसेस हुए हैं उसके लिए मतलब उनको डिफाइन किया गया है कि ऑफेंसेस किस तरीके के हैं। उसके बाद हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर की क्या पावर है, फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करना, ये भी इन्हीं सेक्शंस में मेंशन्ड है, और क्या प्रोसीजर्स और पावर्स है ट्रिब्यूनल्स की, ये सारी चीज़ें इन सेक्शंस में है। सेक्शन 68 से 80 तक मेंशन है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन 81 से 84। इसके अंदर आता है हमारा जितना भी फाइनेंस है, अकाउंट है, ऑडिट और रिपोर्ट, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो सारा सेक्शन 81 से 84 के बीच में मेंशन है। This section requiring the food authority to prepare the annual budget showing the estimate receipt and expenditure of the food authority। मतलब जो भी हमें estimated receipt और expenditure जो भी होता है, हमारा जो annual budget बनता है, वो सारे इन sections के अंदर mention है। तो जितना भी फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट और रिपोर्ट होगा वो सेक्शन 81 से 84 के बीच में बताया गया है। तो आपको मतलब बहुत सारे सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है। आप इन शॉर्ट दिमाग में ये बिठा के रख सकते हैं कि अगर जैसे हमें एलिमिनेट करना हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हो, तो उसके लिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि हमें ये पता होगा कि इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में तो ये आता है, तो ये हम इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर के हैं, जैसे मान लो कि सेक्शन 48 दे दिया, सेक्शन 68 दे दिया, सेक्शन 81 दे दिया, ठीक है, तो और फिर वो पूछ रहे हैं कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में वो कुछ पूछ रहा है, मतलब ऑफेंसेस और पेनल्टीज से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आपको पता है 68 से 80 तो ऑफेंसेस और हमारे पेनल्टीज है नहीं, 81 से 84 भी नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप सारे सेक्शंस को याद नहीं कर सकते तो आप बेटर है आप इस तरीके से एक तरह से क्लब कर करके इनको याद कर सकते हैं कि 48 से 67 ऑफेंस और पेनल्टीज है, 68 से 80 हमारा एजुकेशन है, उसके बाद 81 से 84 हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है कि अकाउंट्स और ऑडिट्स के बारे में। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं इजीली, इससे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है वो आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस जो है हमारा सेक्शन 85 से 101 में हमारा मिसलेनियस के बारे में बताया गया है। मिसलेनियस में क्या है कि एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू फूड अथॉरिटी, की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतनी एम्पावर है या फिर उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है फॉर द फूड अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न। मतलब फूड अथॉरिटी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी रिपोर्ट जो आ चुकी है, ठीक है, उसके बारे में, मतलब इन सारी चीज़ों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपना जो एक फैसला दे सकती है, वो अपने जो भी उसके रिस्पॉन्सेज है उनको इशू कर सकती है। द चैप्टर गिव्स ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज।
ये जो हमारा मतलब ये जो चैप्टर है या फिर 85 से 101 की जो सेक्शंस हैं, ये हमारे ओवरराइडिंग इफेक्ट्स देते हैं। जो भी हम फूड रिलेटेड लॉज को जो पढ़ रहे थे उसके ऊपर हम मतलब इस चैप्टर के अंदर हम अलग से चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन या लॉ के अंदर काम हुआ, लेकिन वो मतलब उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड फूड अथॉरिटीज टू मेक रेगुलेशन। मतलब ये जो सेक्शंस है हमारा, ये जो चैप्टर है हमारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बना सकती है। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं हमारे जो फॉलो अप किए जा रहे हैं, अंडर द लॉ हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स को मॉडिफाई अमेंड कर सकती है। ठीक है, रूल्स बना सकती है जिससे कि वो फूड अथॉरिटी को रूल्स और रेगुलेशंस में रख सके। क्लियर। अब आता है हमारा शेड्यूल्स। तो देयर आर 2 शेड्यूल्स इन द एक्ट, मतलब एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर 2 शेड्यूल्स हैं हमारे। तो सबसे पहला शेड्यूल क्या है? द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द 5 जोन्स इनटू व्हिच ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन ग्रुप्ड। 5 जोन बनाए गए हैं और उन जोन्स के अंदर सारे जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनको ग्रुप करके रखा गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है? द एक्ट एंड वेरियस ऑर्डर्स विच स्टैंड रिपील्ड विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट। तो हमारे सेकेंड शेड्यूल के अंदर वो एक्ट और ऑर्डर्स जो है वो मेंशन्ड है या वो ये कंटेन करता है ये शेड्यूल, जो कि जो भी पहले जो अब जब ये हमारा एक्ट था ये फोर्स में आया, मतलब ये इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले जितने भी हमारे एक्ट्स थे वो जो फॉलो अप किए जाते थे उन सब के बारे में इस शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है। तो जो पहले जो हमारे जो कैंसिल हो चुके हैं, जो एक्ट्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं इस एक्ट के मतलब फोर्स में आने के बाद, वो सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन है? सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। जैसे कि हमारा जो जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, जैसे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 था, ये जो जैसे ये सारे जो हमारे एक्ट्स थे इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पे मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। क्लियर। जो अब कैंसिल हो चुके हैं इस एक्ट के आने के बाद, या एफएसएस एक्ट के मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद, अब हमारे जो भी एक्ट थे पुराने वो सारे जो मेंशन है वो कहाँ पे मेंशन है? सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट मेंशन है। नेक्स्ट अब हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसएस एक्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसाई। तो ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फसाई के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसाई। क्लियर। उसके बाद जो फूड अथॉरिटी एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि एफएसएस एक्ट जो है वो लागू होगा। ठीक है, उसको लागू करने के लिए हमारी फूड अथॉरिटी या स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी कि एफएसएस एक्ट जो है वो एनफोर्स हो हर जगह पे। फूड अथॉरिटी प्रोवाइड्स पॉलिसी इंटरवेंशन डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एट नेशनल लेवल। फूड अथॉरिटी क्या करती है कि पॉलिसीज बनाती है, डायरेक्शन देती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है नेशनल लेवल पे। स्टेट और यूटी जो है हमारे वो कंडक्ट करते हैं फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट एट द फील्ड लेवल, मतलब फील्ड लेवल या ग्राउंड लेवल पे आप लगा लीजिए, या रूरल लेवल पे जो है वो हमारे स्टेट और यूटी जो है वो फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट को मतलब एक तरह से कंडक्ट करते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या है ना स्टेट लेवल पे जो हमारी चीज़ें हो रही हैं। स्टेट और यूटी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ द नेसेसरी पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर एनफोर्समेंट। अगर हमें एफएसएस एक्ट को लागू करने के लिए किसी पोस्ट को फिल करना पड़े या क्रिएट भी करना पड़े तो उसके लिए कौन काम करता है? स्टेट और यूटीज काम करते हैं। उसके बाद फसाई प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनफोर्समेंट स्टाफ ऑफ द स्टेट एंड यूटीज। उसके बाद जो फसाई है वो नेसेसरी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब एक तरह से प्रोवाइड करता है किसको? जो भी हमें स्टाफ चाहिए होता है, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं उसके लिए। मतलब अगर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए स्टेट और यूटीज़ में काम करने के लिए तो उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए होती है, वो कौन देता है? फसाई देता है। इसके बारे में हम इन डिटेल जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से फसाई जो है वो ट्रेनिंग देता है, किस तरीके का ट्रेनिंग पार्टनर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन लेक्चर्स को तो आप पहले उन्हें जाके देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर हमारा जो सेक्शन 91 है उसके अंदर हमने पढ़ा था ना, अभी हम सेक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, तो उसके थ्रू, और वो हमारे कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? पर्टिकुलरली यहाँ पे सेक्शन मेंशन्ड है सेक्शन 91। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि मतलब हमारे एफएसएस एक्ट को मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं किसके और कौन कौन से मैटर्स को उसके लिए लिया गया है। तो ये जो रूल्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब इन मैटर्स पे हमारे कुछ रूल्स हैं
तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, जैसे सैलरी, टर्म्स और कंडीशंस हैं जो हमारी चेयरपर्सन की सर्विस है उसका, या और जो मेंबर्स हैं। हमें सिर्फ कौन से मेंबर्स के मतलब इसके अंदर नहीं आते, इंक्लूड नहीं होते हैं, वो है हमारे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो कि हमारे सब सेक्शन सेकेंड में मेंशन है। उसके बाद हमारा आता है एंड द मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू एन ओथ, मतलब जो ओथ ली जाती है बाय द एम्प्लॉयज और द चेयरपर्सन, या फिर जो मेंबर्स होते हैं हमारे उनके थ्रू जो ओथ ली जाती है उसके बारे में, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन 7 में मेंशन है। उसके बाद सेकंड जो मैटर है वो कौन सा है जिस पर रूल बनता है, वो है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर द सेक्शन 37। हमारे जो सेक्शन 37 के अंदर सब सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर हमारा क्या मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा द मैनर ऑफ टेकिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सीज, जो डॉक्यूमेंट सीज होते हैं उनको किस तरीके से बाहर निकालना है, जो कि हमें मेंशन है सब क्लॉज ऑफ 8 सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 38, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ये हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं ऑन दीज मैटर्स, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस फॉर रेफरिंग टू अप्रोप्रिएट कोर्ट एंड टाइम फ्रेम फॉर सच डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 42। तो केसेस को डिटरमाइन करने के लिए है ना, जो कि अप्रोप्रिएट कोर्ट को के थ्रू रेफर होते हैं, तो उसके बारे में भी हम क्या है जो रूल्स हैं वो हमें प्रोवाइड हो सकते हैं। और ये हमें किस चीज़ में मेंशन है, कौन से सेक्शन में मेंशन है हमें डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस के बारे में, सेक्शन 42 के सब सेक्शन 4 में। उसके बाद फूड एनालिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है जो कि सेक्शन 45 और 61 के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 47 के अंदर हमारा आता है द मैनर ऑफ सेंडिंग सैंपल्स फॉर एनालिसिस एंड डिटेल ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड। तो जो भी हम सैंपल्स भेजते हैं उसकी एनालिसिस किस तरीके से होगी, किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो होगा उसके बारे में, ये कौन से सेक्शन में मेंशन है हमारा 47 सेक्शन में मेंशन है। उसके बाद प्रोसीजर टू बी फॉलो इन एजुकेशन ऑफ केसेस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68। सेक्शन 68 के सब सेक्शन 1 में हमें ये बताया कि प्रोसीजर्स किस तरीके के फॉलो होंगे जब हम एजुकेशन करेंगे, मतलब किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अंडर सबसेक्शन 4, प्रोसीजर ऑफ अपील एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 70। मतलब क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, किस तरीके से रिजाइन होगा, किस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, ठीक है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इन मैटर्स पे हमारे ये रूल्स हैं जो ये आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेंशन है जैसे कि सेक्शन 71 में एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, जो प्रोसीजर और पावर ऑफ ट्रिब्यूनल है उससे रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में सेक्शन 71 में मेंशन है, ठीक है, उसके लिए रूल। उसके बाद फी टू बी पेड फॉर प्रेफरिंग एंड अपील टू द हाई कोर्ट, की जो फीस जो है वो पे की जाएगी जब हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे होंगे, वो किस में मेंशन है, सेक्शन 76 में मेंशन है, उसके लिए जो रूल। उसके बाद फॉर्म एंड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, ये सेक्शन 81 के अंदर मेंशन है। फॉर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 83, ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म है अकाउंट के वो सेक्शन 83 के अंदर मेंशन है। फॉर्म एंड टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट हम बनाएंगे तो वो हमारे सेक्शन 84 के अंदर, उसके लिए हमारे जो रूल्स है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इस एक्ट के थ्रू हमारे जो 2011 जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो उसमें जो रूल्स हैं उसके अंदर इन सारे जो मैटर्स मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर इन मैटर्स के अंदर रूल्स जो हैं वो फॉलो अप किए जाते हैं, क्लियर। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा ये जो रूल्स और रेगुलेशंस का जो ये एक्ट है हमारा 2011, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकती है। तो ये जो 2011 का जो रूल्स और रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर हमारे ये सारे जो हमारे जो मैटर्स हैं इस पे रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। उसके बाद एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज टू बी मेड बाय रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई और भी मैटर जिसके लिए ज़रूरत है और जिसके लिए हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी मतलब जिस भी प्रोविज़न में लेके हमें हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो ये भी इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि इन सब मैटर्स पे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमारे रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो हमारे एक तरह से कैरी आउट करने में जो FSS एक्ट है उसको कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011। वो हमने रूल्स के बारे में देखा कि कौन कौन से रूल्स हैं रिलेटेड टू द मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेक्शन 92 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि फूड अथॉरिटी में मेक रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, मतलब जो फूड अथॉरिटी है वो रेगुलेशंस बना सकती है
इस एक्ट के साथ, ठीक है। तो ये सेक्शन 92 जो है हमारा, जो FSS एक्ट 2006 है, उसके सेक्शन 92 में ये चीज़ मेंशन्ड है कि ठीक है कि हमारी जो फूड अथॉरिटी है उसके पास ये पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकती है। तो रेगुलेशंस जो कि हमें किन मैटर्स में बनाए गए हैं, किस मैटर्स से रिलेटेड है, तो सबसे पहला आता है हमारा सैलरीज और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी ऑफ सेक्शन 9। जो सेक्शन 9 में मेंशन्ड है हमारा सर्विस और जो हमारी अदर कंडीशंस हैं या सैलरी है जो एम्प्लॉयज़ की, उसके बारे में। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जो रूल्स और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा रूल्स के लिए फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसके लिए जो रूल्स हैं वो सेक्शन 11 में मेंशन है, तो वो उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रेगुलेशन बनता है वो किसके बारे में, कि जो फंक्शनिंग होती है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की, उसके बारे में। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में सेक्शन 12 और 62 में मेंशन्ड है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड पैनल्स, कि साइंटिफिक कमेटी और पैनल्स का जो प्रोसीजर है जो कि सेक्शन 15 में मेंशन है, उसके लिए जो रेगुलेशंस है, ठीक है, ये मेंशन्ड है इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 में। उसके बाद हमारा आता है नोटिफाइंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड मीट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो नोटिफिकेशन है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप किया जाएगा, जिससे कि जो फूड ऑफ आर्टिकल है वो हमारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब ह्यूमन के लिए जो एडिबल होना चाहिए, जो कि सेक्शन 16 में मेंशन्ड है, उसके बारे में जो रेगुलेशन है, ठीक है, वो इसमें मेंशन्ड है 2011 के में। उसके बाद सेक्शन 17 जो है हमारा, जो क्या है सेक्शन 17 की, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फूड अथॉरिटी फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कि क्या प्रोसीजर फॉलो अप किया जाएगा बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, जो फूड अथॉरिटी फॉलो करेगी, उसके लिए जो रेगुलेशन है वो मेंशन्ड है हमारा 2011 के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट में। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 18 में जो हमारा है मेकिंग और अमेंडिंग रेगुलेशंस इन व्यू ऑफ अर्जेंसी कंसर्निंग फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ, कि हमें कोई रेगुलेशन को जो है वो अमेंड करना है या बनाना है किस चीज़ में, कि हमें अर्जेंसी है किसी फूड सेफ्टी के लिए, मतलब कोई भी एक ऐसा मैटर आ गया है जिसमें कि हमें फूड सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत अर्जेंसी आ गई है, तो उसके लिए हम अमेंड कर सकते हैं रेगुलेशंस को और मतलब बना भी सकते हैं नया रेगुलेशन, ठीक है। ये सेक्शन 18 के अंदर मेंशन है। उसके बाद लिमिट ऑफ एडिटिव अंडर सेक्शन 19, तो सेक्शन 19 के अंदर हमारा मेंशन है कि एडिटिव्स की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कंटेमिनेंट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हैवी मेटल्स अंडर सेक्शन 20, कि सेक्शन 20 के अंदर मेंशन है कि जो क्वांटिटी है हमारी मतलब जो कंटेमिनेंट्स की या टॉक्सिक सब्सटेंस की या हैवी सब्सटेंस की वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 26 के अंदर हमारा मेंशन है फॉर्म इन विच गारंटी शैल बी गिवन, कि जिसके अंदर हमारी गारंटी जो है वो मेंशन्ड होगी, वो फॉर्म जो कि सेक्शन 26 में हमारा मेंशन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और रेगुलेशंस जो हैं हमारे मेंशन्ड हैं, ठीक है, तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।